नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनकर आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। शहरों में मौत का तांडव मचाने वाले कोरोना अब गांव की दहलीज को पार कर चुका है। पिछले 1 महीने में देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके बाद अब गांव में कोरोना का संकट बढ़ चुका है। गांव में कोरोना के फैलने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। देश के करीब 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 1 महीने में कोरोना की रफ्तार काफी तेज देखी गई है। महाराष्ट्र के गांव में 9 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर 32% थी, जो कि 9 मई को बढ़कर 56% हो गई है। इसी तरह से यूपी के गांव में 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 49% था, लेकिन 1 महीने यानी 9 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 65% हो गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की गांव में कोरोना की दर 9 अप्रैल को 67% थी, जो कि 9 मई को 72% हो गई है। इसके अलावा हरियाणा के गांव में भी 1 महीने में कोरोना संक्रमण की दर 44% से बढ़कर 50% हो गई है। बिहार में भी 9 अप्रैल तक गांव में कोरोना फैलने की दर 53% थी, जो कि पिछले 1 महीने में बढ़कर 76% हो गई है। मध्य प्रदेश के गांव में भी कोरोना फैलने की दर पिछले 1 महीने में 49% से बढ़कर 54% हो गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के गांव में 9 अप्रैल को कोरोना फैलने की दर 35% थी, लेकिन 9 मई को संक्रमण की यह दर बढ़कर 47% हो चुकी है। तो गांव में कोरोना का कोहराम जारी है और आप देखिए किस तरीके से जो संक्रमण दर है वो गांव में तेजी से बढ़ी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बता रहे हैं कि 9 अप्रैल को क्या थी और उसके ठीक 1 महीने बाद संक्रमण दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब गांव भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। यूपी के उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया है, जिसका असर गंगा किनारे के घाटों पर नजर आ रहा है। गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आलम यह है कि अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से कई लोग शवों को दफनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बताया गया कि उन्नाव के रोहतापुर घाट पर पिछले 1 महीने में करीब 300 शव दफनाए जा चुके हैं। वहीं उन्नाव के डीएम ने दफनाए गए लोगों की मौत की वजह कोरोना होने से फिलहाल इंकार कर दिया है। 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुलेम बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 1200 आ रहे हैं, तो 1 महीने में लगभग 300 से 350 तक 100 हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक रावत हैं जलालपुर ग्रेटर नोएडा से, नीरज कुमार हैं खैरपुर गुर्जर, और नोएडा से हमारे साथ मनोज शर्मा हैं। हमारे तमाम सहयोगी हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं दीपक के पास। दीपक, जो स्थिति है वो डराने वाली है। डराने वाली इसलिए है क्योंकि जो संक्रमण दर है अब वो गांव में तेजी से बढ़ी है और जो 1 महीने के आंकड़े सामने आए हैं वो तो चौंका रहे हैं। जसप्रीत, 1 महीने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जलालपुर गांव है और करीबन 5000 के आसपास की आबादी है। पिछले 15 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और हर घर की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ हर घर में हर आदमी बीमार है, संक्रमित है और इलाज के लिए उसे अस्पताल नहीं मिल पाता, टेस्टिंग के लिए कोई आता नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है नोडल ऑफिसर को चिट्ठी लिखी गई है, सीईओ को चिट्ठी लिखी गई है, उसके बावजूद भी अब तक कोई भी यहाँ पर उनसे पूछने के लिए नहीं आता, टेस्टिंग के लिए नहीं आता। हमारे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, एडवोकेट भी हैं, समाजसेवी भी हैं। सर, आपने चिट्ठी लिखी, क्या स्थिति है? पहले तो गांव के बारे में बताइए। आप बता रहे थे कि एक घर में 2-2 भाइयों की मौत हो गई है, कहीं 3-3 लोग मर गए हैं। बिल्कुल,
दो युवा भाई थे 22 साल 23 साल, उनकी 1 घंटे के अंतर में दोनों भाइयों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जो हमारे गांव में एक ऋषि नागर जी थे, उनको पूरे ग्रेटर नोएडा में हॉस्पिटल नहीं मिला, गाजियाबाद नहीं मिला, उनकी भी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से डेथ हुई। और ये जितनी भी मौतें बात जलालपुरी की नहीं, चाहे खैरपुर हो चाहे सादुल्लापुर हो, हमारे गांव बराबर में सादुल्लापुर, अभी उसमें पति पत्नी की और भाभी की 3 लोगों की मौत हुई है। ये इलाज ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटरों की कमी की वजह से और गैस की वजह से। ये ना तो कोई मेडिकल या सीएमओ या कोई यहाँ स्वास्थ्य कर्मी कोई टीम आती है गांव में, ना यहाँ जांच की गई है। हर घर में लोग संक्रमित है और अपने घर में हैं, और इलाज ना मिलने की वजह से वो जाने जा रही हैं। लेकिन आपने कहा चिट्ठी भी लिखी थी, सरकारों को बताया भी, जो उनको भी बताया गया, क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप लोगों को? यदि बात करने के बाद, मीडिया में आने के बाद तो उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन वो धरातल पर भी नहीं है। अभी हमारी मांग है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 500 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाए, ताकि जो लोग अस्पतालों में घूम रहे हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, उनका इलाज हो सके। और एक और हमारी प्रमुख मांग है कि ये जो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, इनमें ये मना कर देते हैं पहले ही। बिल्कुल दीपक, बहुत सारी मांगे हैं लोगों की, लेकिन प्रशासन ने सुध नहीं ली है। लौटेंगे आपके पास। वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले के भी कई गांव में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासन की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं, जो गांव में घर घर जाकर मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा और जरूरी सामान मुहैया करवा रही हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 4 टीमें सर्विलांस के लिए कम से कम लगाई गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में 100% राजस्व ग्रामों में 2 दिवस के अंदर टेस्टिंग की टीम के लिए 2 गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई हैं, जो प्रत्येक राजस्व ग्राम का भ्रमण करके जो भी लक्षण युक्त रोगी होंगे उनको वो दवा भी देंगी, जो हमारी मेडिसिन की किट है, और उनका टेस्ट भी करेंगे। नीरज हमारे सहयोगी नोएडा से लाइव मौजूद हैं। नीरज, आप किस गांव में मौजूद हैं और वहां पर स्थिति क्या है? जसप्रीत, देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है ग्रेटर नोएडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर खैरपुर गुज्जर गांव में। नोएडा एक्सटेंशन भी यहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सबसे पहले यहां का माहौल आपको दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लागू है तो तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है। लेकिन सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं। सड़कों पे जो मैंने देखा गलियों में, वहां बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। सड़कों पे लोगों का हुजूम जो एक गांव में होता है, वहां वो हुजूम था। और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं गांव के, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या गांव की स्थिति है। गांव वालों का दावा है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में 20 से 25 लोगों की कुल मौत हुई है। बहुत लोगों की उसमें टेस्टिंग नहीं हुई थी। कुछ लोग कोरोना से मरे हैं जो अस्पताल में भर्ती थे। राहुल हैं हमारे साथ, पहले उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के युवा एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। राहुल, ये बताइए, आपने कहा कि 20-25 लोग पिछले 1 से 1.5 महीने में उनकी मौत हुई है, तो कोई आधार है कि आप लोग के पास कि कोरोना से ही मौत हुई है या लक्षण उस तरह के थे? लक्षण है, जो मोस्टली लक्षण आ रहे हैं लोगों में, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उनका। उसके बाद में कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उनकी, तो उनकी डेड बॉडी भी सीधे शमशान घाट में ही लेके गए थे। और गांव में स्थिति खराब है, लेकिन पिछले दिन ना तो कोई मेडिकल की सुविधा है गांव में ऐसी। परसों एक चैनल ने दिखाया था, तो कल सैनिटाइज भी कराया गया है गांव में, और डॉक्टर की टीम भी आई है। कल लगभग हमारे गांव में 100 के आसपास टेस्ट हुए हैं, जिनमें 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखिए जसप्रीत, 100 लोगों की कल टेस्ट हुई है, 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आपको बता दें कि आबादी इस गांव की 7 से 8 हजार है, और अगर 1 से 1.5 महीने में 20 से 25 लोगों की मौत हुई है, तो आम तौर पे भी ये स्थिति असामान्य है। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि 20-25 लोगों की मौत हुई है, तो उनमें लक्षण क्या था? लक्षण उसमें कोरोना का तो खास नहीं है कुछ भी। इतने आदमी तो बीमार मरते ही हैं, मर ही रहे हैं बीमार। नहीं, 1 महीने में 20-25 लोगों का मरना वो आम बात नहीं है। बीमार भी तो है, वे बीमार है, बीमार है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी है, जवान नहीं है। जवान एक तो मरने वाले जो लोग थे ज्यादा बुजुर्ग थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। बच्चे की
कैसे उनकी मौत हुई? ये दो उनकी तो अभी कोरोना पॉजिटिव हुई थी, दो जो हुए थे, और बाकी भी कई लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मौत हुई है उनकी। तो आप लोग टेस्टिंग करा पाते हैं? आप बताइए, टेस्टिंग के लिए कहाँ जाते हैं? टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बिसरख है और बराबर में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जैसे कैलाश है और यथार्थ है और बहुत से अमरपाली हैं, बहुत हॉस्पिटल हैं प्राइवेट के लिए। ठीक है, नीरज लौटेंगे हम आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के लखीमपुर की बात करते हैं। यहाँ पर भी कोरोना बेलगाम हो चुका है। पूरे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में वहां इस महामारी की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोग दहशत में हैं। तो लखीमपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर भी कोरोना तेजी से फैला है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है और पूरे जिले की अगर हम बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोग दहशत में हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक और नीरज। दीपक, हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में कोरोना का बढ़ना चिंता का सबब बना हुआ है। आप जिस इलाके में मौजूद है, जिस गांव में मौजूद हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको कैसे काबू किया जाए और लोगों में ये कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं? प्रशासन की जहां तक बात है तो प्रशासन तो बड़ी बड़ी बातें करता ही है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार गांव-गांव में जाया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचते हैं तो ना आपको टेस्टिंग कोई सेंटर नजर आता है, ना कोई ऐसा कोविड केयर सेंटर नजर आता है। हालांकि गांव वालों का ये कहना है कि ऐसी कई जगहें उनके पास हैं, गांव में स्कूल भी हैं जो आजकल बंद पड़े हुए हैं, वहां पर अगर अधिकारियों की तरफ से कुछ बेड लगा दिए जाएं तो शायद किसी का इलाज हो सके, लेकिन वो जगहें खाली जरूर पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। यहां तक कि एक जानकारी जो मुझे मिली है, शमशान घाट है, जो गांव के लोग मर रहे हैं सभी को वहां पर जलाया जा रहा है, लेकिन जो आसपास की सोसाइटीज में कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उनको भी वहां पर लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शमशान घाट अगर दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो वहां जगह नहीं मिल रही है। अब आप सोचिए कि जवान लोगों की मौत हो रही है, खास तौर पर इस पूरे गांव की बात करें जलालपुर की, तो इसीलिए मैं इनसे जानने की या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, प्रशासन को इसकी खबर इन्होंने दी है, उसके बावजूद क्यों नहीं लोग यहां पर आते हैं, क्यों नोडल ऑफिसर कान बंद करके बैठे हुए हैं? ये बताइए कि आप लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, आपने मुझे बताया कि आपने सीईओ तक, हर किसी तक फोन करने की कोशिश करी, गांव के तमाम लोग जाते हैं, आप कह रहे थे कि शमशान घाट तक की बुरी हालत है। यदि रास्ता आप देखेंगे, गांव के कई रास्ते ऐसे हैं कि वहां से पैदल आदमी निकल नहीं सकता। और ये ग्रेटर नोएडा का गांव है, ये सबसे ज्यादा राजस्व देता है प्रदेश को, सबसे साक्षर जिला है और सबसे हाईटेक जिला है, लेकिन ना तो यहाँ पंचायत चुनाव है और गाँव में जो सुविधा थी, पंचायत चुनाव ना होने की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ गाँव वालों को नहीं मिल रहा। तो अभी जो चुनाव थे उस दौरान भी तो बहुत भीड़ रही होगी, लोग आए होंगे बातचीत करने के। गाँवों में चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के ग्रेटर नोएडा के आधे गाँव ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, कोई भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ना तो यहाँ अथॉरिटी काम कर रही है, ना यहाँ जो सरकार की योजना है, जो चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करते थे वो हो रहे हैं। लेकिन जो सरकार के आंकड़े हैं, जो पूरे प्रदेश में इन्होंने मौतें दिखाई हैं कि 400 से ज्यादा अब तक कोरोना से डेथ हुई हैं, लेकिन हमारे 8-10 गाँवों में ही इनके आंकड़े झूठे हैं और 8-10 गांवों में ही 400 से ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं। आसपास के गांव के आंकड़े जो ये गिनते हैं, जो रोज लाशें यहाँ से गुजरती हैं, शमशान घाट तक पहुंचती हैं, उनकी गिनती ये बता रहे हैं कि 15 दिन में इस अकेले गांव में अगर 20-25 लोगों की मौत हुई है तो आंकड़े कम नहीं है। और आसपास के जितने भी गांव हैं सब में कुछ इसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जसप्रीत, ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश में इंदौर के ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के आंकड़ों ने डराना शुरू किया है। इंदौर के सावेर ब्लॉक में तो संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। सावेर ब्लॉक में करीब 145 गांव हैं जिनमें कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने वाले लोगों को कोरोना फैलने की वजह बताया है और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए मेरा गाँव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण में अभी अगर देखा जाए तो 25% के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी अगर कहा जाए तो अभी डेथ हो रही है बट बहुत कम है, उसका आंकड़ा एकदम
नील के बराबर है। जो अभी लास्ट मंथ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 2490 के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस हैं एट प्रेजेंट, और इसके अलावा देखा जाए डेथ का जो है हमारे पास अभी का जो आंकड़ा है लास्ट मंथ का वो 5 के है। फर्स्ट जो किट जो है, जो 7 तरह की जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ पर हुआ वो वहीं किट लेगा, वहीं ट्रीटमेंट लेगा, घर भी होगा। इवन आप तो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे भी हमने कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए हैं। शहर में भी राधा स्वामी है। तो जो भी बंदा, हमारी प्रायोरिटी है कि उठो उसको ले करके हम उसको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि वो घर से भी अलग हो जाएगा, घर में नहीं फैलने से रुकेगा। सर गांव में तो अब सिटी से ज़्यादा जागरूकता हो गई, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझा रही है, आंगनवाड़ी में जहाँ जो ऑफिस है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग समझा रहे हैं। और हर लोगों में अब डर का माहौल है, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा, तो अब तो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई गाँव में। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का सर्वे कर रही है और सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जा रही है। तो लोगों को मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जा रही है और एमपी के जो गांव हैं वहां पर कोरोना फैल चुका है। 20 से 25% वहां पर जो कोरोना की संक्रमण दर है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और जो ग्रामीण इलाकों से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। गांव में जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और उसके पीछे का मंतव्य यही है कि हम तत्काल प्रभाव से जो भी पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीटमेंट दें और इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का तांडव दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालत यह है कि देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की दर तो 80% को भी पार कर चुकी है। 9 मई के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमण की दर 67% रही, जबकि राजस्थान के ही पाली जिले में 57% रही। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में कोरोना संक्रमण की दर 50% रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के विदिशा और शहडोल जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 48% देखने को मिली है। हरियाणा के भिवानी में भी 9 मई को कोरोना की संक्रमण दर 48% देखी गई, जबकि हरियाणा के ही सोनीपत में संक्रमण की यह दर 51% रही और नूह जिले में कोरोना फैलने की यह दर 53% रही। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में कोरोना की संक्रमण दर सबसे अधिक 81% दर्ज की गई। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। पंचायती राज मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में राज्यों से इन इलाकों में सैनिटाइज करवाने और पंचायतों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मदद देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया है और गांव के स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नीरज, जो ये स्थिति है गांव की, ये किसी एक राज्य की गांव की स्थिति नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों की यही स्थिति है। और जो अब केंद्र सरकार एक्शन में आई है, जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है कि गांव तक संक्रमण ना फैले, तो जिस गांव में आप मौजूद है, क्या आपको इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर व्यवस्था है, टेस्टिंग किट है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है वहां पर? जसप्रीत, देखिए अस्पताल तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, खैरपुर गुज्जर गांव से, लेकिन यहाँ की स्थिति दिखा दे गांव में। आप कह रहे हैं कि क्या व्यवस्था है? एक स्कूल है यहाँ गांव का, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था है यहाँ, नालियों की स्थिति देख सकते हैं। ऐसे में जबकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और ये गांव जो कि शहरों से सटे हुए, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों से सटे हुए, वहाँ साफ सफाई की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये मंदिर है, गांव का मुख्य मंदिर है, लेकिन स्थिति क्या है आपको नजर आ रही होगी। कुछ लोगों से और बातचीत करते। आप ये बताइए, आप बता रहे थे कि 20-25 लोगों की जो मौत हुई है उनमें अधिकतर में लक्षण जो था बुखार का था, कुछ मौतें 1-2 ऐसे हुई हैं नॉन कोविड टाइप की, किसी की टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, 2-4 लोगों की ही टेस्टिंग हुई थी जो अस्पताल में भर्ती थे।
तो कैसे आप लोग का दावा सही हो सकता है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कोरोना के लक्षण से ही मौत हुई है? हाँ जी, कोरोना के लक्षण से मौत हुई है। कैसे? सांस आने में, ऑक्सीजन लेवल कम होने में, इसी हिसाब से मौत हुई है उनकी। हाँ। और जिनकी कोरोना के हिसाब से भी मौत हुई है, उनके घर पे भी अभी तक किसी का चेक नहीं हुए है जी। 4-5 मौत कोरोना के उसमें हुई है, उनके घर पे चेकअप होना चाहिए उन बंदों को सबका। और हमारे यहाँ जो साफ सफाई में जो ये दिक्कत आ रही है, अथॉरिटी जो साफ सफाई में ध्यान न देती है। कोई सर्वे नहीं हुआ अभी गांव में? कोई सर्वे नहीं हुआ आप लोगों के कि कोई आया हो, सर्वे किया हो, हर घर में लोगों की जानकारी लिया हो? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे कोई भी सर्वे नहीं हुआ। ये 20-25 दिन, महीना पूरा हो गया, कोई आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। लेकिन जो 20-25 लोगों की मौत हुई है पिछले 1.5-2 महीने में, तो उसमें उनमें ज्यादा को बुखार था या सांस की समस्या थी? उसमें कुछ सांस की समस्या थी और बुखार। उनमें किसी को सांस की समस्या था, किसी को बुखार था। ये इलाज। अस्पताल आप लोग ले जा रहे थे उन लोगों को जिनको बीमारी थी इस तरह की? हाँ जी, अस्पताल ले जाते थे। तो क्या अस्पताल मिल जाता था बेड? अस्पताल भी ले जाते थे, उन्हें ऑक्सीजन भी मुहैया कराई थी। हम ऑक्सीजन मुहैया कराया जाता था। और कुछ लोगों से बातचीत करते, युवाओं से, आप बताओ, आप लोग यहाँ जो कोरोना को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए हो रही है? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बस कल जो टेस्ट हुए हैं वही हुए हैं। आपने टेस्ट कराया था? हाँ जी। क्या रहा आपका रिपोर्ट? नॉर्मल है जी। नॉर्मल है, निगेटिव रिपोर्ट है। और कुछ गांव के लोगों से बात करते हैं, जसप्रीत जो यहाँ मौजूद है, युवाओं से बात करते हैं। आप बताइए, कल जो टेस्टिंग हुई थी आपने कराई थी? हाँ, कराई थी। क्या रहा रिपोर्ट? नेगेटिव रिपोर्ट। निगेटिव रिपोर्ट रहा। कितने लोग पॉजिटिव थे 100 में? लगभग 5 लोग पॉजिटिव मिले जी। 5 लोग कल पॉजिटिव आए थे जसप्रीत, जो 100 लोगों ने टेस्ट कराया था। एक बार राहुल से और बात करते हैं। राहुल, आप कुछ कह रहे हैं? हमारी माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से अपील है, जैसे गाँव में बूथ बना करके वोट बनवाई जाती है, ऐसे बूथ बना करके टेस्ट कराए जाए। और गांव में जो साफ सफाई की बिल्कुल, तो नीरज, लोग अपील कर रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि कोरोना की रोकथाम के लिए गाँव और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया जा रहा है। वाराणसी के कंट्रोल और कमांड सेंटर ने बीजेपी विधायक और रिटायर्ड IAS AK शर्मा की अगुवाई में तमाम पंचायत प्रतिनिधियों और कोरोना के मैनेजमेंट में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद कई टीमों का गठन किया गया है और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम खोले गए हैं। इनमें 70,000 कोरोना मेडिकल किट भी लोगों में बांटे गए। छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की ओर भागने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल के हाथ लगी एक चिट्ठी से इसका पर्दाफाश हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिणी बस्तर, पश्चिमी बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडरों की कोरोना से मौत होने का जिक्र भी है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी से साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए खतरा भी बन सकते हैं और जो चिट्ठी सामने आई है इसमें कई लोगों की मौत का जिक्र है। तो कोरोना की चपेट में अब नक्सली भी आ रहे हैं। जो चिट्ठी सामने आई है, आप समझिए कि गांव की ओर नक्सली भागने लगे हैं और कोरोना का खौफ ऐसा है कि जंगल छोड़कर भाग चुके हैं। कई लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आदित्य राय रायपुर से हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से हैं। आदित्य, जो चिट्ठी सामने आई है उसमें यह बताया गया है किस तरीके से अब नक्सली जो हैं वो जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। इस वक्त क्या हालात हैं? जी जसप्रीत, दंतेवाड़ा पुलिस ने ये चिट्ठी जो है वो जब्त की थी। एक महिला नक्सल कमांडर ने अपनी लीडर को ये चिट्ठी लिखी थी। 20 दिनों पहले नक्सलियों की एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस समीक्षा बैठक में करीब 550 से ज्यादा नक्सली अबूझमाड़ के जंगल में इस बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद नक्सलियों में तेजी से संक्रमण फैला और संक्रमण फैलने की वजह से नक्सली जो है इंटीरियर के जो गांव है, अंदरूनी जो आदिवासी गांव है वहां पर जा चुके हैं। वैसे भी बारिश के 4 महीनों में नक्सली जंगलों में नहीं रहते क्योंकि भारी बारिश की वजह से जंगलों में रहना बेहद ही मुश्किल होता है। इसके चलते हुए नक्सली जो है कि बारिश के 4 महीनों में
अंदरूनी इलाकों में जो गांव मौजूद होते हैं वहां पर चले जाते हैं। ये समीक्षा बैठक बारिश के पहले की समीक्षा बैठक थी और इसी समीक्षा बैठक में संक्रमण फैला और इसके बाद सबसे जो परेशान करने वाली बात है, जो गंभीर बात है कि नक्सली अब इंटीरियर अंदरूनी गांवों में जा चुके हैं और जिन गांवों में नक्सली रहने गए हैं उन गांवों में छत्तीसगढ़ के जो 5 सबसे नक्सल प्रभावित जिले हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और इसके अलावा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है और यहाँ करीब 2 लाख से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। ऐसे में अब नक्सलियों की वजह से जो संक्रमण फैलेगा वो आदिवासियों में भी फैलेगा, आदिवासी भी उसकी जद में हो गए और इससे आदिवासियों को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। नीतीश, जो बातें आदित्य बता रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि नक्सली तो जंगल छोड़कर भाग रहे हैं और कई नक्सली अब इंटीरियर इलाकों में मौजूद है। आदिवासियों के लिए बड़ा खतरा है, जो गाँव के लोग हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। इस चुनौती से निपटना होगा। जी जसप्रीत, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नक्सली हैं वो गांव में जा रहे हैं जंगलों से भागकर और वहां पर कोई ना कोई नक्सली ऐसा ज़रूर रहा होगा जो कि संक्रमण से प्रभावित रहा होगा और उसकी वजह से कई लोग गांव के संपर्क में आए होंगे और ये वहां पर कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा होगा। अभी जो नक्सलियों की जहां तक बात है वो पश्चिम बस्तर का इलाका है, दरबा घाटी का इलाका है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में नक्सली कोरोना पॉजिटिव है और उनके पास दवा नहीं है। इलाज जो चिट्ठी एक नक्सल कमांडर की पुलिस ने जब्त की है उसमें साफ तौर से लिखा है कि उसमें उनके पास जो अवेलेबल मेडिसिन है वो कोरोना के इलाज के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसका असर जो नहीं हो रहा है और कई नक्सलियों की मौत भी हो चुकी है और कई इस बीमारी की वजह से भाग चुके हैं, जिसमें कि टॉप कमांडर लेवल के नक्सल भी शामिल हैं। तो जाहिर तौर से एक बड़ा खतरा है संक्रमण का। और अभी जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं 2 दिन पहले, अभिषेक पल्लव, उन्होंने कहा था कि उनके नॉलेज में करीब 400 ऐसे नक्सली हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं और 10 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर से एक बड़ा खतरा है। आसपास के दूर दराज के गाँव में जहाँ भी ये नक्सली गए होंगे उनमें से कोई ना कोई कोरोना प्रभावित हुआ होगा तो वो इसको स्प्रेड कर सकता है। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। ठीक है नीतीश, तो अगर इससे निपटने में असफल रहे तो नक्सलियों का किला भी ढहा जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। इस बीच पीएम को इस बात की जानकारी दी गई कि दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कंपनियों के संपर्क में है और कोरोना की दवाओं की सप्लाई पर सरकार नजर बनाए हुए है। बैठक में पीएम ने देश के फार्मा सेक्टर की तारीफ की और कहा कि सभी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कंपनियों से तालमेल बनाकर काम करती रहेगी। अधिकारियों ने पीएम को यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ी है। कोरोना काल के गिद्धों के बेनकाब करने की मुहिम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मौत बांटने वाले गिद्धों को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि दवाओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले गिद्धों के कई गैंग का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। कोरोना काल के गिद्धों को उम्र कैद। महामारी के महासंकट में गिद्धों की भूमिका निभाने वालों पर अब देश भर में शिकंजा कसने लगा है। कोरोना वायरस से बेहाल लोगों को लूटने वाले
ऐसे गिद्धों के खिलाफ देश भर में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग शहरों में कोरोना मरीजों के लिए काल बन रहे गिद्धों पर गौर कीजिए। एमपी के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इंदौर में करने वाले और फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के अंबाला में तो दूध डेयरी से 33 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोरोना काल के गिद्धों की पड़ताल में सबसे हैरान करने वाली घटना जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल की है। देश उस वक्त हैरान रह गया था जब 10 मई को जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में पुलिस ने छापा मारा और मालूम हुआ कि यहां भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर इल्जाम लगा कि उसी ने इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर अपने यहाँ भर्ती मरीजों के लिए मंगवाए थे। यानी जानबूझकर कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली इंजेक्शन के जरिए खतरे में डाल दिया गया। हत्या की साजिश जैसे इस गुनाह का आरोपी सरबजीत सिंह बहुत शातिर निकला। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए शहर भर की खाक छानती रही और वो अपने ही अस्पताल में कोरोना मरीज बनकर आराम फरमा रहा था। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया है। अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस पूरे शहर में ढूंढती रही, लेकिन वो अपने ही अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मिला। जांच करने पर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अब पुलिस को इस बात का यकीन है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मंगाए गए होंगे। इसलिए पुलिस पूछताछ में सरबजीत सिंह मोखा से ये जानने की कोशिश कर रही है कहीं ये तादाद, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की तादाद ज्यादा तो नहीं है। जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई के बाद शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने ही नकली रेमडेसिविर के लिए सीधे ऑर्डर दिया था, लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए। अस्पताल मालिक सरबजीत ने झूठ क्यों बोला? सरबजीत मोखा फर्जी कोरोना मरीज क्यों बना? नकली इंजेक्शन का पर्दाफाश होने पर ही क्यों भर्ती हुआ? क्या पुलिस से बचने के लिए अपने ही अस्पताल में भर्ती हुआ? रैपिड जांच में सरबजीत मोखा की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। क्या सरबजीत के जरिए नकली इंजेक्शन का रैकेट चलता है? सरबजीत ने 500 इंजेक्शन के अलावा कितने रेमडेसिविर मंगवाए? क्या एमपी के बाकी जिलों में भी सरबजीत ने इंजेक्शन सप्लाई किए? गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि एमपी में बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर की सप्लाई हो रही थी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का रैकेट सामने आया। इसमें सिटी हॉस्पिटल ने तो अपने यहाँ भर्ती मरीजों को नकली इंजेक्शन देकर उनकी जान लेने तक की साजिश रच दी थी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सरबजीत सिंह मोखा अपने हॉस्पिटल से जुड़े कितने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना काल के 3 गिद्धों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाली कालाबाजारी सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक शहर के धर्मपुरी इलाके में एक अस्थायी हॉस्पिटल खोला गया था। पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो मालूम हुआ कि राकेश मालवीय, अमन और शाहरुख मिलकर लोगों का फर्जी तरीके से इलाज कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग कोरोना के इलाज के नाम पर 30,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे।
इसमें कुल 3 आरोपी थे और जब इनकी कार्रवाई हुई थी उस समय 4 रेमडेसिविर की 22 दिन से जब्त हुई थी। सर ये किस चीज़ का इलाज करने जा रहा था अभी कोरोना में कोविड-19 का? ये कोरोना का ही इलाज कर रहे हैं। डिग्री वगैरह कुछ थी नहीं अभी एस पुलिस को जांच में ये भी मालूम हुआ है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिद्ध राकेश मालवीय के पास BAMS की डिग्री है। वो कोरोना के इलाज के नाम पर अपने दोस्त अमन की लैब में जांच के लिए मरीजों को भेजता था और वहां से मरीज रिपोर्ट लेकर इलाज के लिए राकेश के पास आते थे। यानी झोला छाप डॉक्टर बनकर ये लोग कोरोना मरीजों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहे थे और बदले में उनसे मनमाने पैसे लूट रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को मरता हुआ छोड़कर उनके हिस्से के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। शहडोल पुलिस के SIT को खबर मिली कि मेडिकल स्टाफ के कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन को हॉस्पिटल के बाहर बेच रहे हैं। पुलिस ने दीपक गुप्ता, उज्जवल द्विवेदी, अमित मिश्रा और सुषमा साहू को गिरफ्तार करके गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक सुषमा साहू शहडोल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ है। कोरोना मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय वो उन्हें चुरा कर बेच देती थी। पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार नकली रेमडेसिविर के मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ NSA के अलावा अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कोरोना काल के गिद्ध अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था। और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे। मध्य प्रदेश की जेल में उसको रखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नरपिशाच हैं ये लोग। तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सरकारी अस्पताल में कोरोना काल के गिद्ध नजर आए। पुलिस ने अमरावती सरकारी अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर और प्राइवेट अस्पतालों के 4 कर्मचारियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में ICU वाले गिद्धों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिद्ध अमरावती के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स थे और वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर निजी अस्पतालों की मदद से इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी में जुटे हुए थे। ये बेहद शर्मनाक है कि जिन्हें हम भगवान समझकर अपनों की सांसें उनके हाथों में देते हैं, वही डॉक्टरी के इस पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की मुहिम जारी है। देश और समाज के इन कोरोना काल के गिद्धों को हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। अमरावती पुलिस के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात 2 डॉक्टर और नर्स समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गिरोह बनाकर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के जरिए और फिर निजी अस्पतालों के साथ मिली भगत करके रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराते थे, उनकी कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इन लोगों से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। गुप्त बातमीदार पे माहिती मिळाली की रेमडेसिविरची कालाबाजारी चालू आहे। तर याच्यामध्ये आपण डिकॉय पाठवून आपल्याला एक व्यक्ती मिळाला जे 12,000 रुपयात रेमडेसिविरचे वायल्स आपल्याला देणार होता। त्या व्यक्तीला आपण ताबडतोब डिटेन केले आणि त्याच्याकडून विचारपूस केल्यानंतर हे पूर्ण रॅकेट्स उघडकीस आला। हरियाणा के अंबाला में एक डेयरी में कोरोना काल के गिद्ध पकड़े गए।
अम्बाला कैंटोनमेंट जोन में गश्त के दौरान पुलिस को एक डेयरी में ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिए। पुलिस टीम ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 33 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर मकान में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पड़े। जब यहाँ मौके पे आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं, तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है इसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी एक लोग को लिया है। हालांकि डेयरी के मालिक का दावा है कि सभी सिलेंडर खाली थे और लॉकडाउन की वजह से पंजाब नहीं भेजे जा सके, लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में गिद्धों के गैंग बहुत से शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वो कोरोना मरीजों के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में जुटे हैं। ये मरीजों की जान के दुश्मन हैं और देशद्रोही से कम नहीं। ऐसे लोगों की सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो गुनाहों की दुनिया में बाकियों के लिए नसीहत बन सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। नवनीत कालरा जो कि कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा था और अब साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का केस है। पहले चीन से कॉन्सेंट्रेटर मंगवाए गए थे, उसके बाद ऊंचे दामों पर इसे भेजा गया था। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, नवनीत कालरा के लिए बड़ा झटका। या बिल्कुल जसप्रीत, नवनीत कालरा जो कि जिसने साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, गिरफ्तारी से बचना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप गर्ग के सामने अपनी दलीलें पेश की थी और कहा था कि बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में नवनीत कालरा का कस्टोडियल इंट्रोगेशन, कस्टडी में लेकर पूछताछ करना, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में लोगों को ज्यादा कीमत में, बढ़ी हुई कीमत में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहा था और इस पूरे रैकेट का पता लगाने के लिए नवनीत कालरा से कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी बहुत जरूरी है, जिसे कोर्ट ने माना है। और इसी वजह से नवनीत कालरा जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, अब उसकी अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब नवनीत कालरा की गिरफ्तारी किसी भी वक्त कर सकती है। हालांकि छापेमारी जो है अभी के आदेश के बाद उसके बाद लगातार जारी होगी और जैसे ही नवनीत कालरा क्राइम ब्रांच के हाथ लगेंगे तो क्राइम ब्रांच ठीक है। मैं तुम्हारे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए कि साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बड़ा झटका है नवनीत कालरा के लिए।